आज हम आपको ग्रामर विभाग से उपसर्ग और प्रत्यय का रिवीजन करवा रहे हैं। पहले हमने आपको एक बार ये पढ़ा दिया है। आज फिर से हम उसका प्रश्नोत्तर कार्य आपसे करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले उपसर्ग के बारे में बताते हैं। उपसर्ग के कैसे सवाल परीक्षा में आते हैं। पहला सवाल जो परीक्षा में आता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित उपसर्ग से शब्द बनाइए, दो शब्द बनाइए। फिर सवाल आता है उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कीजिए। इस प्रकार कुछ और मॉडल हैं, ये सब परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आपको उपसर्ग किसे कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें कोई नई विशेषता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, नई विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अज्ञान, अज्ञान में देखिए ये शब्द ऐसे बना, अ प्लस ज्ञान। ये अ जो है यह उपसर्ग है। क्यों? यह ज्ञान शब्द के आरंभ में लगता है और ये मूल शब्द, ज्ञान मूल शब्द है और अ उपसर्ग है। ज्ञान शब्द के आरंभ में जब हम आ लगाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, ज्ञान शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो अज्ञान शब्द में अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है। इसी प्रकार है अधर्म। अधर्म में जो अ है वो उपसर्ग है, जो धर्म है वो मूल शब्द है। अन्याय, अन्याय भी उसी प्रकार है। अन्याय में अ जो शब्द है उपसर्ग है और न्याय जो शब्द है मूल शब्द है। अपमान, एक शब्द है अपमान। अपमान में अप जो है उपसर्ग है। अप का अर्थ होता है बुरा, बुरा या विपरीत। तो अपमान में अप क्या है, उपसर्ग है और मान जो है वो मूल शब्द है। उसी प्रकार अपयश, अपयश में अप जो है वो उपसर्ग है और यश मूल शब्द है। अपहरण, अपहरण में अप उपसर्ग है और हरण मूल शब्द है। अपकार, अपकार शब्द में अप जो है वो उपसर्ग है और कार जो है वो मूल शब्द है। उसी प्रकार देखिए अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़ शब्द में जो अन है वो उपसर्ग है। अन का मतलब होता है नहीं, अन का अर्थ है नहीं, अभाव या बिना, अन का मतलब ये है। तो अनपढ़ में अन प्लस पढ़, अन उपसर्ग है, पढ़ मूल शब्द है। अनजान, अन प्लस जान, अन उपसर्ग है, जान मूल शब्द है। अनमोल, अनमोल शब्द में जो अन है वो उपसर्ग है और मोल जो है वो मूल शब्द है। तो अनुकूल में, अनुकूल भी उस अनुकूल मतलब होता है अनुकूल में देखो अनु जो है वो उपसर्ग है, जो कुल है वो
मूल शब्द है। अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये जो हमने अभी आपको उदाहरण बनाया, ये संस्कृत उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है उर्दू और अरबी भाषा के उपसर्ग। तो अभी जो हमने आपको उदाहरण बताए हैं वो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। उपसर्ग का अर्थ भी आपको जानना चाहिए। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अज्ञान, अज्ञान में अ को बताया, अ उपसर्ग है और अ का अर्थ यहाँ पर नहीं है। अ का अर्थ यहाँ पर क्या नहीं है। जैसे दुर्जन, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है दुर्जन, दूर प्लस जन। तो दूर क्या है? दूर मतलब ये उपसर्ग है और दूर का मतलब है बुरा। दूर का अर्थ है बुरा या कठिन। तो दुर्जन में दूर, दूर बुरा, दूर का अर्थ बुरा है। और यह शब्द जो है उसमें जो दूर है वो उपसर्ग है, सॉरी। और जो जन है वो मूल शब्द है। उसी प्रकार दुर्लभ, दुर्लभ शब्द में जो दूर है वो उपसर्ग है और लभ जो है वो मूल शब्द है। अच्छा, निर्जन, निर्जन में देखिए निर प्लस जन, निर का अर्थ यहाँ पर नहीं है। निर्जन शब्द का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता। तो निर का अर्थ है नहीं। तो निर्जन में निर उपसर्ग है और जन प्रत्यय है, मूल शब्द है, सॉरी क्या है? मूल शब्द। उसी प्रकार है निर्भय, निर्गुण, यहाँ पर भी निर जो है वो उपसर्ग है और जो भय है वो मूल शब्द है। अच्छा, संस्कृत के कुछ और हैं जैसे स्वदेश, स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब होता है अपना। यहाँ पर स्व जो है वो उपसर्ग है और देश जो है वो मूल शब्द है। इसमें कुछ और मतलब उदाहरण है। स्वदेश में स्वराज, स्वभाव, स्वतंत्र, स्वीकृत, ये स्व उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। परीक्षा में ऐसा आता है कि स्व उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो आप बनाओगे स्वदेश, स्वराज, स्वभाव, स्वतंत्र। परीक्षा में ऐसा भी आता है अभी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाओ। तो अभी से अभिनेता, यहाँ पर अभी क्या है? उपसर्ग है और नेता जो है मूल शब्द है। अभिनेता, अभिप्राय, अभिज्ञान, अभिनय, तो यहाँ पर अभी जो है वो उपसर्ग है और शेष जो है वो मूल शब्द है। और संस्कृत में देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी हर रोज जो होता है, यहाँ पर प्रति जो है वो उपसर्ग है और दिन जो है मूल शब्द है। ऐसा परीक्षा में आता है प्रति शब्द लगाकर 3 उपसर्ग शब्द बनाइए। तो प्रतिरोध, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिभागी, ये शब्द बनते हैं, ये उपसर्ग शब्द बनते हैं। सह, सह का मतलब होता है साथ। सहपाठी, सहपाठी में सह जो है वो उपसर्ग है और पाठी जो है वो मूल शब्द है। सह शब्द लगा, सह उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो सहकारी, सहचर, सहकर्मी, सहयोग, ये बने। ठीक है। अच्छा, परा, पराजय एक शब्द है, पराजय ये उपसर्ग है क्योंकि इसके आगे में जो परा लगाया है वो मूल शब्द है।
और जय जो है वो मूल शब्द है, और परा जो है वो उपसर्ग है। पराजय, पराजय के समान और उपसर्ग बनाइए तो परामर्श, पराभाव, पराभूत, पराक्रम, ये बनते हैं। तो ये अभी हमें आपको जो हमने बताया ये संस्कृत के, जैसे विपक्ष ये उपसर्ग है, इसमें पहले जो वी है वो उपसर्ग है और पक्ष जो है वो मूल शब्द है। तो इसको अलग अलग करना है तो हो जाएगा वी प्लस पक्ष, विपक्ष। विफल को भी अलग अलग कीजिए, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, वी प्लस फल। विशेष को अलग कीजिए, वी प्लस शेष। विचित्र को कीजिए वी प्लस चित्र। विकार को कीजिए वी प्लस कार। समझ में है? तो ये उपसर्ग हैं जिनसे नए शब्द बनते हैं, जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं। तो संस्कृत के कुछ अवयव भी उपसर्ग के रूप में आ जाते हैं, जैसे अंतर्देशीय। तो अंतर जो है वो उपसर्ग है और देशीय जो है वो मूल शब्द है। कुपुत्र, इसमें कु जो है वो उपसर्ग है, या कुपुत्र का कु का शब्द जो है वो बुरा है। कु शब्द का अर्थ यहाँ पर बुरा है। कुपुत्र में कु उपसर्ग है और पुत्र है मूल शब्द है। उसी प्रकार कु शब्द से और 4-5 उपसर्ग बनाइए। कुसमय, कुमार्ग, कुसंग, कुख्यात, कुरीति, ऐसा बनता है। तो आपकी किताब में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे आता है तो पढ़ना है और उसको मन में रखना है, दिमाग में रखना है, तब तो आप परीक्षा में लिख सकेंगे। पढ़ो और याद करो, याद भी करना है साथ ही साथ। ग्रामर जिंदगी भर साथ देती है, इसलिए ग्रामर को विशेष ध्यान देकर पढ़ना है। अच्छा, अब आपको हिंदी के उपसर्ग बताते हैं। अभी तक हमने आपको संस्कृत के उपसर्ग बताया था मैंने। अभी आपको मैं हिंदी का उपसर्ग बताता हूँ। देखिए, निडर एक शब्द है, निडर। इसमें नी जो है वो उपसर्ग है और डर जो है वो मूल शब्द है। नी का मतलब होता है रहित, निषेध। ऐसे ही कुछ और शब्द बनते हैं, निकम्मा, निहत्था, निपुता, निठल्ला, ऐसे शब्द हैं जिसमें नी जो है वो उपसर्ग है। अच्छा, और देखिए भरपेट, इसमें जो भर है वो उपसर्ग है और पेट जो है वो मूल शब्द है। इसे कुछ और शब्द भरपूर, भरसक, भरमार, ठीक है। अधखिला या अधपका। अधपका में जो अध है वो उपसर्ग है और पका जो है वो मूल शब्द है। अधपका, अधमरा, अधकिला, अधकचरा, अधजला, इसमें अध उपसर्ग है। अध का मतलब आधा है, अधमरा यानी आधा मरा, समझेंगे नहीं। अधखिला आधा खिला हुआ, अधजला आधा जला हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार ये कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं। अब उर्दू भाषा के उपसर्ग बता रहे हैं आपको। लाजवाब एक शब्द है उर्दू भाषा में, लाजवाब। लाजवाब में जो ला है वो उपसर्ग है। ला का मतलब होता है बिना या रहित, लाजवाब। लाचार, लापरवाह, ये ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, परीक्षा में आ सकता है। ला उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए तो आप बनाओगे लाजवाब, लाचार, लाइलाज, लापरवाह।
अब देखिए बदनाम, उर्दू का एक शब्द है बदनाम। तो यहाँ बद जो है, बद का मतलब बुरा होता है, बद का मतलब होता है बुरा, और ये बदनाम में बद प्लस नाम अलग अलग हम करें इसको तो बद हो जाएगा उपसर्ग और नाम हो जाएगा मूल शब्द। उसी प्रकार 4 शब्द और बनेंगे, बदतमीज, बदतमीज, बदनीयत, बदसूरत, बदकिस्मत। देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। तो इसमें इन शब्द को आरंभ में जो बद लगा है वो उपसर्ग है और शेष जो है वो मूल शब्द है। ठीक है। नालायक, नालायक में जो ना है यानी नहीं, ना का अर्थ यहाँ पर नहीं या अभाव। नालायक, जो लायक ना हो, नहीं में है इसका अर्थ, तो ना प्लस लायक, नालायक। ना समझ, ना प्लस समझ, ना पसंद, ना प्लस पसंद, ना राज, ना प्लस राज। तो ये शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें ना जो है वो मूल उपसर्ग है और शेष क्या है, मूल शब्द है। अच्छा, हमदर्द, इसमें हम क्या है, उपसर्ग है, और दर्द जो है वो मूल शब्द है। हम का यहाँ अर्थ है समान, हम उम्र, हम सफ़र, हम राही, हम नाम, हम ख्याल, ये हम शब्द से बनने वाले कुछ उपसर्ग हैं। तो गैर हाजिर, उर्दू का एक उपसर्ग है गैर हाजिर। इसमें जो गैर है वो उपसर्ग है। गैर का अर्थ होता है नहीं होना, गैर हाजिर जो हाजिर नहीं है, गैर सरकारी जो सरकारी नहीं है, गैर जिम्मेदारी जिसकी कोई जिम्मेदारी ना हो। तो इसमें गैर उपसर्ग है और शेष जो शब्द है वो मूल शब्द है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण और भी हैं उर्दू भाषा जो कि आपकी किताब में लिखे हैं। आप अपनी किताब को खोलिए और इसमें से पढ़िए, आपको हम जो बताएं वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम आपको बता रहे हैं प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रिक्शा, यहाँ देखिए रिक्शा प्लस रिक्शा वाला शब्द देखिए, जो रिक्शा है वो एक वस्तु है, यातायात का एक साधन है जिसमें बैठ कर हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो रिक्शा एक वस्तु। जब रिक्शा शब्द के अंत में हमने वाला लगा दिया तो इसका अर्थ बदल गया और इसका अर्थ हो गया ऐसा व्यक्ति जो रिक्शा चलाता है। तो वाला लगते ही उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ बदल देते हैं
या उसमें नई विशेषता ले आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। जलेबी वाला, देखो जलेबी यहाँ पर एक वस्तु है, जलेबी देखिए आप, जलेबी खाते हैं आप, तो जलेबी वाला में जलेबी शब्द जो है वो एक वस्तु का है। उसके अंत में जब वाला लगा देते हैं तो हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो जलेबियाँ बेच रहा है, तो वाला प्रत्यय लगते ही शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यह प्रत्यय है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें एक नई विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हैं 3 प्रकार के, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हैं, और अंत में है उर्दू अरबी भाषा के कुछ प्रत्यय। समझे? मुख्य रूप से तद्धित, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो वाला वाले जो शब्द हमने अभी बताया था उसका कुछ उदाहरण मैं आपको और बता दूं। पढ़ने वाला, पढ़ने शब्द के अंत में वाला लगा है, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ रहा है। खेलने वाला, ऐसा व्यक्ति जो खेल रहा है। चढ़ने वाला, ऐसा व्यक्ति जो चढ़ रहा है। गाने वाला, ऐसा व्यक्ति जो गा रहा है। खाने वाला, ऐसा व्यक्ति जो खा रहा है। तो वाला, वाला यहाँ पर प्रत्यय है, और पढ़ने जो है वो बोल सकता है। अच्छा, पालनहार, पालने वाला, पालन यहाँ पर मूल शब्द है, और जो हार है वह प्रत्यय है। तो हार प्रत्यय लगाकर 3-4 शब्द और बनाइए, तो पालनहार, तारनहार, खेवनहार, देखनहार, ये कुछ नए शब्द बनते हैं। आड़ी, जैसे खिलाड़ी, खेल प्लस आड़ी, खेल प्लस आड़ी, तो आड़ी यहाँ पर प्रत्यय है। खिलाड़ी शब्द को अलग अलग करो, खिलाड़ी शब्द मूल शब्द प्रत्यय को अलग करो, तो अलग करिए, क्या बनेगा? खेल प्लस आड़ी, तो आड़ी यहाँ पर प्रत्यय है, तो आड़ी प्रत्यय लगाकर 4 शब्द और बनाओ, तो अनाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी, ऐसे शब्द बनते हैं। अच्छा, अब देखिए दयालु, एक शब्द है दयालु। दयालु शब्द कैसे बना? दया प्लस आलू, दया प्लस यस, तो यहाँ पर आलू जो है वो प्रत्यय है, दया यहाँ पर मूल शब्द है। समझ में? तो अब आलू प्रत्यय लगाकर कुछ और शब्द बनाइए, तो झगड़ालू, जो बहुत झगड़ा करता है। कृपालु, जो बहुत कृपा करता है, अर्थात ईश्वर है। ईर्ष्यालु, जो किसी के प्रति ईर्ष्या का भावना रखता है। तो ये हैं आलू, आलू प्रत्यय से बने हुए नए शब्द। अब देखिए भुलक्कड़, जो आदमी हर बात को भूल जाता है उसको बोलते हैं भुलक्कड़। इसको अलग अलग करेंगे, भूल प्लस अक्कड़, क्या बनेगा? ये भूल प्लस अक्कड़। तो जो अक्सर बातें भूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी हर बात भूल जाते हैं। बुढ़ापे में तो अक्सर आदमी हर चीज को भूल जाता है। तो अक्कड़ प्रत्यय से 3 शब्द बनाइए, तो घुमक्कड़, जो ज्यादा घूमता है। पियक्कड़, जो ज्यादा पीता है। और भुलक्कड़, जो ज्यादा भूल जाता है। ठीक है, ये है कृतवाच्य, कृतवाचक प्रत्यय। ठीक है। अब देखिए लिखावट,
एक शब्द है लिखावट, इसको अलग अलग करेंगे, लिख प्लस आवट। तो यहाँ आवट जो है वो प्रत्यय है और लिख जो है वो मूल शब्द है। इससे 4 शब्द बनाइए लिखावट की तरह, बनावट, सजावट, मिलावट, रुकावट, थकावट, ये आता है परीक्षा में, अक्सर आता है। आवट आवट प्रत्यय से 4 शब्द बनाइए, 4 शब्द लिखिए। तो आवट अगर प्रत्यय आता है तो आपको लिखना है लिखावट, सजावट, दिखावट, मिलावट, रुकावट, थकावट, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। अब देखिए लड़ाई, लड़ प्लस आई, आई यहाँ पर प्रत्यय है और आई प्रत्यय लगाकर 4 शब्द और बनाइए। तो हंसाई, सगाई, लड़ाई, दिखाई, धुलाई, बुनाई, ये शब्द, ठीक है। और एक शब्द देखिए उड़ान, उड़ प्लस आन, यहाँ आन जो है वो प्रत्यय है। तो आन प्रत्यय लगाकर कुछ और शब्द बनाइए, लगान, उड़ान, चढ़ान, ढलान, है ना। हाँ, तो ये है आन प्रत्यय, ठीक है। कुछ और सब बताते हैं आपको, देखो घबराहट, एक शब्द है घबराहट, इसमें घब प्लस आहट, इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा घब प्लस आवट, ये आहट, घबराहट, हमने शब्द बनाया घबराहट। आहट, सॉरी, आहट, घब प्लस आहट, घबराहट। उस प्रकार बौखलाहट, बौख प्लस आहट, आहट बोलते हैं, बौखलाहट, बौख प्लस आहट। गुर्राहट, गुर प्लस आहट, खुजलाहट, खुज प्लस लाहट, खुज प्लस आहट, आहट, अंत में आहट लगेगा, ये आहट प्रत्यय है, ठीक है। अब देखेंगे, कुछ और बताते हैं आपको। सफाई, सफाई में देखो आई, साफ प्लस आई, सफाई। उसी पर लंबाई, हंसाई, भलाई, चिकनाई, ऊंचाई, ये जो आई है ये यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है और ये प्रत्यय है आई। परीक्षा में आता है आई प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाइए, तो परीक्षा में आज क्या बनाओगे, ऊंचाई, सफाई, लंबाई, हंसाई, भलाई, चिकनाई। पन, बचपन, जैसे ये भी परीक्षा में आता है, बचपन, तो पन यहाँ पर प्रत्यय है, बच मूल शब्द है और अलग अलग करेंगे तो क्या बने, बच प्लस पन, लड़कपन, लड़क प्लस पन, कालापन, काला प्लस पन, बड़प्पन, बड़ प्लस पन, पागलपन, पागल प्लस पन। तो ऐसा आता है परीक्षा में। तो पन प्रत्यय से 4 शब्द बने, बचपन, लड़कपन, पागलपन,
है कि नहीं? अच्छा, हाँ, अब देखिए ई, जैसे गर्मी, गरम प्लस ई, गर्मी, गरम प्लस, तो ये गरम जो है वो बोल सकते ये है, तो समझे? गर्मी बने, क्या बनेगा? गर्मी। हाँ, एक और उदाहरण बता देते हैं। खेती, खेत प्लस ई, बेईमानी, बे बेमान प्लस ई, बेईमानी। तो ठीक है, आज हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय का रिवीजन करवाया है। आज के लेसन में हमने आपको रिवीजन बताया है, प्रश्नोत्तर कार्य बताया है, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उत्तर लिखाइए, ये बात बताइए आपको। आप अपनी किताब खोलिए और पढ़िए, उसमें ये सब कुछ लिखा है और समझने का प्रयास किए। फिर कल वाली क्लास में हम आपको एक नए विषय के साथ फिर समझाने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।